हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथ के 15 ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले हमने इस सीरीज के 15 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सभी वीडियोज़ को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन का आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके 350 रुपये का मैथ फाउंडेशन कोर्स है जिसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाएगा, उसको आप परचेज कर सकते हैं। तो आ जाइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, हमें यह बताना है कि निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है। बहुत ही छोटा छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं है। देखिए, आवर्ती दशमलव में किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि 1 में आप 3 से भाग करिए, तो अगर आप 1 में 3 से भाग करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा। तो 1 में 3 से भाग तो लगेगा नहीं, तो पॉइंट देंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। अब यह 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यह लगातार आते रहेगा। ठीक है, तो जिसका मान दशमलव के बाद लगातार आते रहे वह आपका कहलाता है आवर्ती दशमलव में। तो यह भिन्न हमारा आवर्ती दशमलव में है। लेकिन अगर हम बात करें 1/5 का, क्या इसका मान आवर्ती दशमलव में है। तो भाग करिए, 0 है तो 0 पॉइंट, यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। अब यह दशमलव के निश्चित स्थान पर जाकर के रुक गया, तो इसका मान जो है, इस भिन्न का मान आवर्ती दशमलव में नहीं है, जबकि इस भिन्न का मान आवर्ती दशमलव में है। आवर्ती दशमलव का मतलब क्या होगा, दशमलव के बाद अगर वैल्यू लगातार अनंत तक आते रहे तो वह आवर्ती दशमलव में होगा, और निश्चित स्थान तक जाकर के रुक जाए तो वह आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। आवर्ती दशमलव को ही हम लोग अशांत दशमलव भी कहते हैं। अशांत यानी कि जो शांत न हो वह आपका क्या कहलाता है, अशांत दशमलव। तो हम आवर्ती दशमलव बोले या अशांत दशमलव बोले, दोनों एक ही चीज होता है। और शांत दशमलव बोले या फिर आवर्ती न हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। अब भिन्न के रूप में कैसे पहचान होगा, किसको हम लोग बोलेंगे कि कौन आवर्ती दशमलव में नहीं है। तो आवर्ती दशमलव में भिन्न को देख के पहचान यह है कि जिस भिन्न के बट्टा में 2 का पावर n या फिर 5 का पावर n, ठीक है, जिस भिन्न के बट्टा में 2 का पावर n या 5 का पावर n, 2 का पावर n कहने का मतलब 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर कुछ भी इस फॉर्म में रहे, या फिर 5 का पावर कुछ भी हो, तो वह जो भिन्न होगा वह आपका आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। मतलब वह किस में होगा, वह आपका शांत दशमलव में होगा। ठीक है, वह दशमलव के निश्चित स्थान तक जाकर के कट जाएगा। कौन, जिसके बट्टा में 2 का पावर n या फिर 5 का पावर n हो। ठीक है, तो हमें क्या खोजना है कि आवर्ती दशमलव में नहीं है, तो जिसके भी बट्टा में 2 का पावर n या 5 का पावर n मिल जाएगा वह आपका आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। तो देखिए, यह बड़ा वैल्यू है, कटने वाला है तो काटिए। ऊपर नीचे 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे 14, बट्टा में 2 या 5 का पावर n नहीं है, तो यह आपका आवर्ती दशमलव में है। हमें क्या ढूंढना है, आवर्ती दशमलव में नहीं है। 15/56 यह तो नहीं कटेगा, तो इसके भी बट्टा में 2 और 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो यह भी आपका आवर्ती दशमलव में नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी आपका आवर्ती दशमलव में है, हमें तो खोजना है ना कि कौन आवर्ती दशमलव में नहीं है। इसको काटिए, देखिए 7 से काटेगा, 7 तिया 21, 7 8 56। इसके बट्टा में देखिए कितना आ गया, 8। 8 यानी कि 2 का पावर n है ना, 8 यानी 2 का पावर कितना, 3। तो बट्टा में 2 आए, 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, सब 2 का फॉर्म है। 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 3 8 ना, 5 आए, 25 आए, 125 आए, तो वह जो होगा वह आपका आवर्ती दशमलव में नहीं होगा। तो इसके बट्टा में 8 आ गया, यह आवर्ती दशमलव में नहीं है, इसे ही खोजना था। आवर्ती दशमलव में नहीं है मतलब क्या है, यह शांत दशमलव में है। क्लियर। उसी तरह से इसको अगर आप काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो यह आपका 5 होगा, यह आपका 28 होगा। देख लीजिए, बट्टा में 28 आया, 2 का पावर या 5 का पावर n के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब कि यह भी आपका आवर्ती दशमलव में है। हमें ढूंढना था कौन आवर्ती दशमलव में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा विकल्प सी। कई बार क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में भी बोलेगा कि शांत और अशांत, है ना, अशांत और आवृत्ति दशमलव दोनों एक ही चीज है। शांत जिसके बट्टा में 2 का पावर n या 5 का पावर n रहेगा वह कहलाएगा, अशांत जिसके बट्टा में यह न हो वह कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, जीवन और ज्योति 6 और 8 दिनों में एक निश्चित कार्य को कर सकते हैं।
देखिए जीवन कर सकता है कितने दिनों में, 6 दिनों में, और ज्योति कर सकता है कितने दिनों में, 8 दिनों में। अब आगे बोला है, हालांकि उन्होंने 3200 रुपये में एक काम को करने का फैसला लिया। अब काम को करने का या ठेका लिया है कितना में, 3200 में। उसके बाद देखिए आगे क्या हुआ है कि काम को 3 दिन में पूरा करने के लिए पानू की मदद मांगी। देखिए एक और व्यक्ति यहाँ पे आ गया, पानू का मदद मांग गया है ताकि काम को 3 दिनों में समाप्त कर लिया जाए, और काम 3 दिन में पूरा भी हो गया। तो पानू ने कितना कमाया, हमें पानू की कमाई बताना है। गौर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मजदूरी का जब भी आपको बंटवारा करना होगा तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वर्कर कितना भाग काम किया है, क्योंकि जो वर्कर जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना ही भाग ले लेगा। तो जीवन किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, और जीवन काम कितना दिन किया है, 3 दिन। तो 3 दिन में जीवन 3/6 भाग काम कर लेगा, क्योंकि जीवन पूरा काम 6 दिन में और यह काम किया है 3 दिन। ज्योति किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और यह काम किया है 3 दिन। तो 3 दिन में 3/8 काम कर लेगा। अब हमें एक चीज़ तो पता चल गया है ना कि जीवन और ज्योति मिलकर कितना भाग काम कर लेगा। जीवन 3 दिन तो 3/6, ज्योति 3 दिन तो 3/8, सब 3 दिन ही काम किया है। तो यह दोनों 3 दिन में कितना काम करेगा, तो पूरा काम 6 दिन में तो 3 दिन में 3/6, पूरा काम 8 दिन में तो 3 दिन में 3/8। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते थे 3 दूना 6, लेकिन डायरेक्ट कर लीजिए। 6 चौके 24 तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 12 9 21/24, 21/24 भाग काम तो यह दोनों मिलके कर लिया है, जीवन और ज्योति। 3 से काटिए, 3 7 21, 3 8 24, तो 7/8 भाग काम कौन कर लिया है, 7/8 भाग काम जीवन और ज्योति मिलके कर लिया है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, पानू ने कितना कमाया। तो अब आप सोचो जरा सा कि कुल काम का 7/8 भाग जीवन और ज्योति कर लिया, 7/8 यानी कि 8 में से 7, तो शेष कितना काम बचा, शेष कितना, तो देखिए 7/8 का शेष कैसे निकालेंगे, तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के ऊपर और नीचे में ज्यों कहते हैं, ऐसे हम लोग शेष निकालते हैं। 7/8 यानी 8 में से 7 काम तो दोनों मिलकर कर लिया जीवन ज्योति, तो शेष कितना बचा, 1, कितना में 8, तो यही 1/8 काम कौन किया होगा, पानू। तो पानू चूंकि 1/8 भाग काम किया है, इसलिए कुल मजदूरी का 1/8 भाग हिस्सा पानू को मिल जाएगा। हमें पानू का ही मजदूरी निकालना था। काटिए, 8 से 8 चौके 32, 00 है तो 00, यानी 400 रुपये आपका मजदूरी हो जाएगा, किसका, पानू का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछा गया हम लोगों से, 3 संख्या दिया गया है, बोला इसका चतुर्थानुपात क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं B × C/A। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, चतुर्थानुपाती निकालते हैं, B × C/A। इस फॉर्मूला का उपयोग करके चतुर्थानुपाती निकालते हैं। तो पहला वैल्यू जो होगा वह आपका A का मान, दूसरा B का मान, तीसरा C का मान। तो निकालिए, B के जगह कितना 12, C के जगह कितना 20, और A के जगह कितना हो जाएगा आपका 15। बस निकाल लीजिए चतुर्थानुपाती। 5 से अगर हम काटने के लिए जाए तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थानुपाती हो जाएगा। लेकिन चतुर्थानुपाती के साथ साथ कभी कभी मध्यानुपाती भी पूछा जाता है। तो मध्यानुपाती अगर पूछा जाए तो डाटा 2 ही देगा। मध्यानुपाती निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे √AB, और कभी कभी एग्जाम में आपसे तृतीयानुपाती भी पूछ देता है। तो अगर तृतीयानुपाती निकालना होगा ना, तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है आपका B²/A। तो अगर मध्यानुपाती पूछेगा या तृतीयानुपाती पूछेगा तो 2 ही वैल्यू देगा, उसमें से एक A का मान, दूसरा B का मान। फॉर्मूला यूज करेंगे, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती जो निकालना है वो निकाल लेंगे। लेकिन चतुर्थानुपाती पूछेगा तो 3 वैल्यू देगा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे यहाँ, B × C/A। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देख लीजिए, क्वेश्चन आपका एलिगेशन से है। बोला गया है 2 बर्तन A और B में चीनी और पानी के मिश्रण में 4:5 का अनुपात। देखिए चीनी और पानी, ठीक है, चीनी और पानी में 2 बर्तन में चीनी और पानी में क्या अनुपात है, 4:5। पहले बर्तन में चीनी और पानी में 4:5 का अनुपात। दूसरे बर्तन में देख लीजिए चीनी और पानी में क्या अनुपात है, दूसरे बर्तन में चीनी और पानी में 3:2 का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब आगे देखिए क्या बोला है,
आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए, आधी चीनी और आधी पानी कहने का मतलब है, आधी चीनी और आधी पानी कहने का मतलब है कि दोनों का मात्रा बराबर, यानी कि 1:1 हमें प्राप्त करना है। आधी चीनी और आधी पानी मतलब दोनों का मात्रा क्या प्राप्त करना है, हमें बराबर प्राप्त करना है, मतलब 1:1 का अनुपात हमें प्राप्त करना है। तो इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए 2 बर्तन है, यह पहला बर्तन है, ठीक है। चलिए यह आपका दूसरा बर्तन है और इस दोनों को मिला के यह आपका कॉमन बर्तन है, ठीक है। यह पहला बर्तन है, यह दूसरा बर्तन है, दोनों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में चीनी और पानी में 1:1 का अनुपात हो जाए। आधी चीनी आधी पानी का मतलब 1:1 का अनुपात हो जाए। ऐसा क्वेश्चन अक्सर ही आपको देखने को मिलता होगा। देखिए तरीका क्या है, एलिगेशन तो हम लोग लगाएंगे, लेकिन तरीका क्या है क्वेश्चन को सोल्व करने का समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे कि तीनों बर्तन के मिश्रण की मात्रा को बराबर करेंगे। तो यह कितना है, देखिए 4 और 5 9। समझने के लिए इसको देखिए, यहाँ पे 4 और 5 9 है मिश्रण का कुल मात्रा। चीनी पानी मिलाएंगे तो मिश्रण, यहाँ मिश्रण का मात्रा कितना है 5 है और यहाँ मिश्रण का मात्रा कितना है 2 है। अब आप सोचिए कि 9 5 और 2 कहाँ जाके बराबर होगा, तो 9 5 2 9 5 6 45 दूना 90, 9 5 और 2 का एलसीएम 90, तो 90 पे जाके बराबर होगा। तो सबके मात्रा को 90 बनाइए। तो यहाँ देखिए कितना है 9 है, तो 10 से गुना करिएगा मात्रा 90 हो जाएगा। देखिए 5 4 9, 10 से गुना करिएगा 90। यहाँ मात्रा कितना है 5, 18 से गुना करिएगा 90 हो जाएगा मात्रा। यहाँ 2 है, 45 से गुना करिएगा मात्रा कितना हो जाएगा 90। 90 किसका मात्रा हम लोग बना रहे हैं, 90 हम लोग मात्रा बना रहे हैं चीनी और पानी का, चीनी यानी कि पूरे बर्तन के मिश्रण का। अब देख लीजिए, अब होता क्या है कि दोनों में जब 10 से गुना करिएगा तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी 10 से गुना, यहाँ भी 10 से गुना, और अनुपात का मतलब बट्टा, मतलब अंश में भी और हर में भी जब 10 से गुना करिएगा तो 10 से 10 कट जाएगा। तो गुना करने से मान में कोई अंतर नहीं आया, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना अब ज़्यादा आसान हो गया। अब देखिए चीनी का मात्रा पहले बर्तन में देख लीजिए कितना हो गया 40, केवल चीनी का मात्रा ही निकालिए। इसमें निकालिए चीनी का मात्रा 18 तिया 54, और यहाँ निकालिए चीनी का मात्रा कितना हो गया 45। उसी तरीके से आप पानी का भी मात्रा निकाल सकते हैं, 10 पंचे 50, 18 दूना 36, 45 से कम 45। अब जब आप एलिगेशन लगाते हैं ना, तो दोनों में से किसी एक चीज़ का ही उपयोग करना है, या तो चीनी का या फिर पानी का। तो हम सभी बर्तन में चीनी के मात्रा को लिखते हैं। तो पहला बर्तन में 40, दूसरे बर्तन में कितना 54, और किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में इसका अनुपात कितना हो जाए, मिश्रण में चीनी कितना हो जाए 45। बस अब सोल्व कर लीजिए। एलिगेशन में आपको पता है क्रॉस में घटा के लिखते हैं। 54 में से 45 माइनस करिए कितना हो जाएगा 9, 40 में से 45 माइनस करिए कितना हो जाएगा 5। तो यही हमारा आंसर हो गया 9:5। हमने यहाँ पे चीनी लिया है, आप चाहे तो चीनी के जगह पे पानी भी ले सकते हैं, लेकिन कोई एक ही चीज़ आपको लेके चलना है। चीनी तो तीनों बिंदु पे चीनी और पानी तो तीनों बिंदु पे पानी आपको लेके चलना है। यह एलिगेशन मेथड है, इसमें 3 बिंदु, पहली बिंदु पर पहली वस्तु, दूसरी बिंदु पर दूसरी, और कॉमन बिंदु पे कॉमन। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए क्या है। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, कौन सा अनुपात सबसे बड़ा। तो देखिए यह 7:15, इसका मतलब क्या है वास्तव में 7/15। तो क्या इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं, 0.70। तो 15 पंचे 75, 15 चौके 60, 4 बार में ही कटा, 0.4 कर दिए। ठीक है, इसका वैल्यू 0.4। आगे जरूरत होगा तो दशमलव के और आगे बढ़ेंगे, अगर यहीं से काम चल जाएगा तो हम यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे। 15/23 का वैल्यू निकालिए। 15 बट्टा कितना है 23 है, भाग करके देखिए। जब आप दशमलव डालिएगा तो 150 हो जाएगा, 23 छक्के 138। ठीक है, 0.6, इसका मान 4, इसका मान 6, तो इसका मान इससे तो ज़्यादा आ गया। आगे चलते हैं, इसका वैल्यू आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, 17/25, यही होगा ना 17/25। क्या वैल्यू आ जाएगा 0.170, तो 25 छक्के 150, यहाँ भी 6 आ गया। इसका वैल्यू देख लीजिए कितना होगा, 21/29 है ना, तो 0.210 हो जाएगा। 30 सत्य 210 होता है, तो 29 का पहरा भी तो हम लोग 7 बार पढ़ सकते हैं, है ना। 30 रहता तो 30 सत्य 210 हो जाता, तो 29 का पहरा भी तो हम लोग 7 बार पढ़ सकते हैं, तो 0.7। तो सबसे बड़ा वैल्यू देखिए 4 है, 6 है, 6 है, यहाँ 7 आ गया है, तो सबसे बड़ा वैल्यू इसका आया। यानी कि यही अनुपात जो है, यही रेशियो जो है वह क्या है आपका सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या है। बोला गया है एक श्रमिक के वेतन को 25%, श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाए। देखिए क्वेश्चन वास्तव में यह है कि एक श्रमिक का वेतन जो है, मजदूर का वेतन 25% बढ़ गया,
अब वापस उसको मूल वेतन में लाना चाह रहा है, यानी बढ़ाने के बाद जितना हुआ है, बढ़ने से पहले जो था वापस वहाँ ले जाना चाह रहा है, तो क्या कमी करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मेथड यह है कि 25% की वृद्धि हुई तो आप 25 लिखिए, और वृद्धि हुआ है तो 100 में जोड़ कर नीचे लिखिए तो 125, और परसेंटेज में आपको वैल्यू चाहिए तो 100% से गुना कर लीजिए। डायरेक्ट तरीका आपका यही है, काटिए 25 पंचे 125, 5 से काटेंगे 20, 20% आपका आंसर हो गया। दूसरा बेसिक तरीका यह है कि जैसे श्रमिक का वेतन जो है 25% बढ़ा है, इसका मतलब कि पहले वेतन अगर 100 तो अब नया वेतन कितना हो जाएगा 125 हो गया, 25% का वृद्धि हो गया। अब क्या बोला है, मूल वेतन को बहाल करने के लिए, मतलब 125 से पुनः 100 लाने के लिए कमी कितना का करना पड़ेगा 25 का। नए वेतन को यानी 25 का कमी किस में करना पड़ेगा 125 में ना, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे कितना से 100 से, वापस वही वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 20%। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। जो वैल्यू होगा डाटा का उसको ऊपर वृद्धि तो 100 में जोड़ कर नीचे, और कमी रहने पर 100 में से घटा करके नीचे, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 25 मदों का औसत 40 है, परंतु एक मद 50 के स्थान पर, यहाँ देखिए 50 के स्थान पर 25 लिखा गया था, यानी था वास्तव में 50 लेकिन क्या लिख दिया गया 25, तो वास्तविक माध्य ज्ञात करिए। यहाँ जो माध्य है आपका, माध्य या औसत एक ही चीज होता है, औसत जो 40 है यह सही औसत नहीं है। इसमें क्या हुआ है कि एक संख्या 50 है उसके स्थान पर 25 लिखा गया, तो 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, इसका मतलब कि योग में तो 25 का कमी हो जाएगा। संख्या वास्तव में कितना था 25 मद में से, यानी कि 25 संख्याओं में से 24 संख्या को तो सही कैलकुलेट किया, लेकिन एक संख्या जो वास्तव में 50 था उसके बदले में 25 लिखा, तो 50 के बदले में 25 लिखा, इसका मतलब योग में कितना का कमी हो गया होगा 25 का। अच्छा, योग में कमी 25 का है तो औसत में कमी कितना का होगा, तो 25 संख्या है ना, तो 25 से भाग करिए, योग बट्टा यानी सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा से औसत निकलता है या फिर माध्य निकलता है, तो औसत में यही कमी हो जाएगा। तो सही औसत निकालना है तो औसत में जितना का कमी होगा उसको जोड़ेंगे तभी तो सही औसत निकलेगा। 50 के स्थान पर 25 यानी कि योग में कमी तो औसत में भी कमी, तो सही औसत निकालने के लिए जो पुराना वाला औसत है उसमें इसको जोड़ेंगे जितना का औसत में कमी हो गया। 25 से 25 कैंसिल, 1 40 प्लस 1 41, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय तो पाई अपरिमेय है, ई अपरिमेय है। ठीक है, उसी तरह से रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले अपरिमेय है, रूट 11। इस तरीके से यह जो भी संख्या वह क्या है अपरिमेय है। तो हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय है। गौर से आप समझिएगा, करनी में अगर आपका 4 कहीं दिया रहता है ना, करनी में 4, इसका मतलब कि अंदर में जो संख्या है उसका 2 बार वर्गमूल निकालेंगे। करनी में 4 मतलब कि अंदर में जो संख्या उसका क्या करेंगे 2 बार वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 1 बार वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि इसका वैल्यू आपका रूट 7 रह गया, मतलब कि यह आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर। देखिए करनी में 4 है या मतलब 2 बार वर्गमूल, 1 बार वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा 9, और पुनः वर्गमूल करेंगे कितना हो जाएगा 3, यानी 2 बार वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल 9, 9 का वर्गमूल 3, इसका जो वैल्यू आ गया वो आपका परिमेय आ गया। 64 का देख लीजिए, 64 का वर्गमूल कितना होगा 8, और फिर 8 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट 8 इसका वैल्यू हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका रूट 6 हो जाएगा। हमें बताना था कौन सा आपका परिमेय है, तो इसका वैल्यू आपका निकल गया है, यानी कि हमारा क्या है परिमेय है। बाकी सब का सब क्या है अपरिमेय है। करनी में 4 का मतलब होता है 2 बार वर्गमूल, तो 1 बार वर्गमूल किए 7 और दोबारा इसका वर्गमूल नहीं निकला, मतलब कि रूट रह जाएगा इसके ऊपर, और रूट रह गया मतलब अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है अंगनितीय श्रेणी का 125वां पद ज्ञात करिए। यह आपका एपी से क्वेश्चन है, हमें 125वां पद बताना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग, टी एन बराबर है ना, एनवा पद जब भी निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करना है a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, टी एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a के जगह बताइए क्या होगा, पहला पद क्या है 5, a के जगह हमेशा पहला पद इंटू n, 125वां पद निकालना है तो n के जगह 125, तो 125 माइनस 1 कितना हो जाएगा ये आपका 124।
अगर 125वां पद निकालना होगा तो यहाँ 124 लिखेंगे चूंकि n-1 है। 120वां पद निकालना होगा तो यहाँ 119 लिखेंगे। इंटू डी, डिफरेंस कितना का चला है देख लीजिए पदों में, 5 के बाद 10 के बाद 15, 5 5 का तो गुना करेंगे हम लोग 5 से। आगे देखिए 5 है तो 5 रहेगा, 124 पंचे कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। 620 और 5 कितना, 625, तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी, यानी इस श्रेणी का 125वां पद आपका हो जाएगा 625। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। कोई भी पद इसका हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 20वां पद निकालना होता तो क्या दिक्कत है, 20वां पद भी निकाल सकते हैं। मतलब इसी तरह से यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, 20वां पद क्या होगा, ए तो ए के जगह 5, यही तो होगा, प्लस n-1। 20वां पद निकालना है तो n के जगह हम 20 रखेंगे, 20 - 1 19, इंटू डी, कितना का अंतर है, 5 का, 19 पंचे 95 और 5 100, 20वां पद आपका 100 हो जाएगा। तो कोई भी पद आपका निकालना होगा, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब आगे चलिए, यह आपका घातांक और करने का क्वेश्चन है, हमें इसका वैल्यू बताना है। देखिए सबसे पहले 5 का पावर यहाँ पे क्या है आपका 0.25, रहने दीजिए, इंटू इसके लिए देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 125 के लिए 5 का क्यूब लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं 125 के लिए 5 का क्यूब, और इसका जो पावर है उसको अपने जगह पे रहने दीजिए, ऐसा तो कर सकते हैं ना। 125 के लिए 5 का पावर 3 इसके लिए, और पावर जो है उसको अपने स्थान पे। अब देखिए एक रूल क्या होता है कि पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, यानी 5 का पावर 0.75, यही तो होगा ना। 25 दिया 75, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.75 बट्टा उसी तरह से 4 का पावर 4, तो 4 के पावर 4 से जब 0.1 में गुना करेंगे तो 0.4 ही तो हो जाएगा ना। चूंकि 256 के लिए क्या लिखेंगे हम, 4 का पावर 4 लिखेंगे, और इसका जो पावर है 256 का यह वैल्यू जो पावर है उसको अपने स्थान पर, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना, तो 4 से 0.1 में गुना करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। आगे चलिए उसी तरीके से 4 का पावर यहाँ 4 से इसमें गुना करेंगे 15 चौके 60, यानी 0.60 आ जाएगा। अब बढ़ते हम लोग आगे, आगे देख लीजिए क्या है, आगे हमें इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखिएगा दोनों का यहाँ बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा, तो 5 में बेस तो 5 है तो 5 रहने दीजिए, और इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 75 25 100 हो जाएगा, दशमलव 2 अंकों के बाद तो 1.00, यानी 5 का पावर कितना हो गया 1 हो गया। दोनों का बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा ना। यहाँ पे चलिए दोनों का बेस सेम है, गुना में है तो पावर जुटेगा। देखिए दशमलव के बाद 0 डालेंगे तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, तो 4 है तो 4, पावर को आपस में ऐड करिए तो 60 और 40 100, दशमलव 2 अंकों के बाद, तो यहाँ पे दशमलव चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब ऊपर में 5 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 5, नीचे में 4 का पावर 1 यानी कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/4, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, बोला है 3709। देखिएगा यहाँ पे क्या है 3709, इससे निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर होगा। तो 4 अंक का सबसे बड़ा संख्या बनाते हैं, तो जब बड़ा संख्या बनाना होगा ना तो बड़ी संख्या सबसे पहले लिखिएगा, तो सबसे पहले 9, उसके बाद 7, उसके बाद 3, उसके बाद 0, बड़ी संख्या बन गया। इन चारों अंक का प्रयोग करके इससे बड़ा संख्या नहीं बनाया जा सकता है। जब बड़ी संख्या बनाना होगा तो क्या करोगे आप, सबसे बड़ा वैल्यू पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, अंत में सबसे छोटा। लेकिन जब छोटी संख्या बनाना होगा इन चारों अंकों का उपयोग करके, तो छोटी संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, ठीक है। तो छोटी संख्या बनाते हैं, तो अब सबसे छोटी संख्या पहले, तो 0, तो 0 को अगर आप पहले लिखते हैं इस तरीके से 0379, तो अब जो संख्या बना है ना उसमें 0 का उपयोग नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम 0 को पहले नहीं रखेंगे। 0 को पहले, छोटी संख्या को पहले रखना है, लेकिन जब 0 को अगर आप पहले रखिएगा तो क्या 0 का उपयोग हुआ इस संख्या को बनाने में, नहीं हुआ है, तो 0 को हम सबसे पहले नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो 0 को सबसे पहले नहीं रख सकते हैं, तो पहले किसको रखना पड़ेगा 3। अब तो 0 को रख सकते हैं, तो रखिए 079 हो गया। इन चारों अंक का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या आपका यही बनेगा, सबसे बड़ी संख्या यह वाला, सबसे छोटी संख्या। 0 को पहले लिखते, लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि 0 को पहले रखने पर 0 का संख्या बनाने में कोई रोल नहीं आया, इसलिए 0 को बाद में रखा गया।
अब आगे दोनों का अंतर, 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर, तो 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, यह आपका 6 हो जाएगा, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, यानी 6651 विकल्प डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% और 16% के लाभ पर, वस्तु के विक्रय मूल्य में 8% और 16% के लाभ पर 3 रुपए का अंतर, यानी कि 8% लाभ और 16% के लाभ में अंतर कितने रुपए का है, 3 रुपए का। तो बताना है विक्रय मूल्य का अनुपात। अब विक्रय मूल्य का सीधे अनुपात बताना है। आप सोचिए कि 8% लाभ कब होगा, जब वस्तु का विक्रय मूल्य 108 हो जाएगा। क्लियर, 8% का लाभ तभी तो होगा ना जब वस्तु का विक्रय मूल्य 108 हो जाएगा। और 16% का लाभ कब होगा, जब वस्तु का विक्रय मूल्य 116% हो जाएगा। दोनों विक्रय मूल्य निकल गया, हमें विक्रय मूल्य का ही अनुपात निकालना था, निकाल लीजिए यहीं से अनुपात, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। 8% लाभ और 16% लाभ, तो 8% लाभ का विक्रय मूल्य 108% और 16% का 116, दोनों विक्रय मूल्य का ही अनुपात बताना था, तो सीधे यहाँ से आंसर निकालेंगे। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, कटेगा तो काटिए, 4 से काटिएगा, 27 चौके 108 और 29 चौके 116, यानी कि 27:29 हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यानी विकल्प आपका ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला गया है सितेश 75 किलोमीटर की गति से 12 घंटे वाहन चलाया। देखिए 75 किलोमीटर की गति से, यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 घंटे वाहन चलाया। अभी उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी देर बाहर चलाना होगा ताकि समग्र औसत चाल इतना हो जाए। देखिए यहाँ भी हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए किस स्पीड से वाहन चलाया है, 75 की स्पीड से चलाया है। कितना घंटा, 12 घंटा। उसके बाद फिर वह 90 की स्पीड से कितना दूरी चलाए, कितना देर चलाए ताकि समग्र औसत यानी कि दोनों मिला के जो औसत चाल हो जाए वह कितना का हो जाए, 81 का। ठीक है, पहले 12 घंटा का चाल इतना, उसके बाद आने वाला जो समय है उसमें चाल इतना, और कुल मिला के जो चाल है वो आपका कितना हो जाए, 81। तो एलिगेशन लगा देंगे। 90 में से 81 माइनस करिए, कितना होगा 9, और 75 में से 81 माइनस करिए 6, कट जाएगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, दोनों 3 से कट रहा है। आगे देखिए, हमेशा जब चाल का आप तुलना करिएगा ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को, जब आप चाल का एलिगेशन हम लोग कहीं भी लगाते हैं, ठीक है, तो अगर चाल का तुलना करिएगा तो नीचे में जो अनुपात आएगा वो इसके समय का अनुपात होगा, क्योंकि चाल जिसके रिस्पेक्ट में बोला हो जाता है ना उसी का अनुपात आता है। तो चाल समय के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा समय के रिस्पेक्ट में, तो बट्टा में समय का अनुपात। अब बोला है कि 12 घंटे वाहन चलाए इस चाल से, तो इस चाल से कितना घंटा, 12 घंटा, जबकि यहाँ 3 है तो 3 को 12 बनाइए। अब तो सिंपल क्वेश्चन है, 3 को क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो 3 चौके 12, यानी 75 के चाल से 12 घंटा, तो 4 दूना 8, 90 के चाल से कितना घंटा, 8 घंटा। विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एलिगेशन हम लोग लगा देंगे। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जाते समय 60 और वापसी के समय 40 की चाल से तय की जाती है। इसमें कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी। दो मेथड यूज करेंगे। हम मान लेते हैं कि वह बिंदु ए से लेकर के कहाँ तक है, बी तक है, और इसके बीच का दूरी है x। ठीक है, ए से लेकर के बी तक का दूरी क्या है, x है। अब x किलोमीटर की दूरी जाते समय चाल कितना है, 40, तो दूरी बट्टा चाल यही समय लगेगा। यहाँ से यहाँ तक जाते वक्त चाल कितना है, 60 है ना। चलिए 60 है तो क्या समय लगेगा, दूरी बट्टा चाल यही समय लगेगा। फिर उसके बाद वापसी के समय, तो वापसी के समय भी तो यही दूरी तय होगा x, और वापसी के समय कितना है चाल, 40, तो दूरी बट्टा चाल इतना समय लगेगा, और कुल मिला के समय कितना लग जाता है, 5 घंटा, तो = 5। ठीक है, दूरी बट्टा चाल समय, दूरी बट्टा चाल समय, कुल मिला के समय कितना लगता है, 5। यही दूरी हम मान लिए से बी तक, इस दूरी को कितना माने, x, तो जाते समय चाल 60 है, तो इस दूरी को इस चाल से तय करेगा तो इतना समय। वापसी के समय चाल इतना है, दूरी बट्टा चाल इतना समय, कुल मिला के समय कितना, 5। अब इसको आप सोल्व करिए। 60 और 40 का एलसीएम 120 हो जाएगा, 60 दूना तो 2x हो जाएगा, 40 तिया तो 3x हो जाएगा, बराबर ऊपर में क्या है, 5। देखिए 2x और 3x, 5x बट्टा 120 बराबर कितना है, 5।
5 से 5 कटेगा, x का वैल्यू देख लीजिए कितना हो जाएगा 120, यानी कि यह दूरी आपका हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो एक तो मेथड यह है। दूसरा देखिए तरीका क्या है, सीधे आप इसको सोल्व करिए। देखिए जाते समय चाल कितना है 60, तो 60 लिखिए। आते समय चाल कितना है 40, तो 40 लिखिए। बट्टा में दोनों का योग लिखिए, तो 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, और गुना कर लीजिए टाइम से, आपका आंसर निकल जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, 6 चौके 24 पंचे 120, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, AB बट्टा A प्लस B गुना T। इस फॉर्मूला का उपयोग करके आप आराम से अपना डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, जब किसी दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए और तय करने में लगा कुल समय दिया जाए, तो वह दूरी AB बट्टा A प्लस B गुना T इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आपका निकल जाता है। ठीक है, चलिए सिर्फ मेथड आपको याद रखना है और सीधे फॉर्मूला यूज कर लेना है। अगला देखिए बोला है 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ MDH लगाना है। देखिए MDH फॉर्मूला 30 आदमी M1 के स्थान पर प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है 5 घंटा H1 के स्थान पर। काम कितना दिन में कंप्लीट होता है 16 दिन में, और काम कितना होता है नहीं दिया है तो हम 1 मानेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज करना है, M1 गुना D1 गुना H1, पहले H1 ही रहने दीजिए, M1 गुना H1 गुना D1 बट्टा W1 बराबर M2 गुना H2 गुना D2 बट्टा W2। जहाँ देखिए M1 का मतलब होगा वर्कर का संख्या, H1 का मतलब H का मतलब होगा कितना घंटा काम, D का मतलब कितना दिन काम, W1 का मतलब कि कितना काम। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में वर्कर का संख्या भी दे, कितना घंटा वर्कर काम करता है यह भी दे, और कितने दिनों में काम करता है और काम कितना करता है यह सब दे, तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है। ठीक है, तो 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा काम करके 16 दिनों में एक काम को करता है। M1 H1 D1 बट्टा में W1। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो काम होगा उसको बट्टा में रखिएगा, बाकी सबका तो गुना होगा ना, व्यक्तियों की संख्या का यानी वर्कर की संख्या का, समय का है ना, आवर का और डे का, सबका गुना होगा। उसी काम को 40 आदमी M2 के स्थान पर प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितने दिनों में पूरा करेगा, उसी काम को, यानी इधर भी काम कितना है 1 है। सोल्व कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका यह। अगर हम इसको काटेंगे तो 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम काटेंगे इसको तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो इधर 5 दूना 10 बचा, इधर क्या बचा x, यानी कि काम कितने दिनों में यह कंप्लीट हो जाएगा, यह काम आपका x दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेशन आपका कंप्लीट हो गया है। वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।